हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी के लिए पेपर 2 देखेंगे। आज हम पेपर 2 का 2022 का क्वेश्चन पेपर को आज हम लेके आए, यानी कि 2022 के पेपर को हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है भाई सीडीपी का पेपर 2 के लिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से अब आप देखना, प्रीवियस वीडियो में हमने 2023 का वीडियो डिस्कस किया था, पेपर डिस्कस किया था, पेपर 2 दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में देखना कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितने टॉपिक्स डिफरेंट है। कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो हो जाएगा भाई आप लोगों के लिए। आपको समझ आ जाएगा कि कौन से हमें टॉपिक्स प्रिपेयर करने, जो टॉपिक्स मैंने बताए थे उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना भाई शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाते हैं और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी। वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के लिए 2022 का सीडीपी का पेपर है। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है भाई, ये आपको बताना है। शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित होती है, बाल केंद्रित या व्याख्यान आधारित होती है, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया है? विद्यालय आधारित आकलन की, आकलन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट करना किसी चीज़ को, कि उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ देखो, उसकी मुख्य विशेषताओं में बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, इस प्रकार के जो आधारित आकलन होता है, या इस प्रकार का जो विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है कि भाई वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हमेशा बालक को केंद्र में रखा जाना चाहिए, और उसके साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। देखो ऊपर वाला क्या दिया है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिया है शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक को केंद्र में कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित। बाल केंद्रित तो ठीक है, व्याख्यान आधारित यानी कि थ्योरेटिकल, खाली लेक्चर देकर आप बच्चे को सिखा सकते हैं, नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन में है बाल केंद्रित और गतिविधि, यानी कि आप एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिविटी में बच्चा क्या रहेगा? एंगेज रहेगा, लर्निंग उसकी अच्छी होगी। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। मानव विकास के तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में वृद्धि होती है। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है। मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगों में वृद्धि होना ही होता है। तो मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन फिर दोबारा से देखने के लिए मिल गया है। पेपर 23 में जो पेपर आपका पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन थे। यहाँ भी दूसरा क्वेश्चन आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मिल गया, इसलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। थ्योरेटिकल लेक्चर्स आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। एक थ्योरी लेक्चर हमने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया, इंक्लूसिव एजुकेशन का। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद अभी डिसेबिलिटी का चैप्टर आएगा कि डिसेबिलिटी क्या होती है, कितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम सीडीपी को लेकर चल रहे हैं। साथ साथ अभी हमने ईवीएस भी स्टार्ट कर दिया है, और पेपर 2 के लिए हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियोस जल्दी आने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। थ्योरी क्लास भी आपके पास भर भर के आएगी और नोट्स भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है? प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दूसरे का बी। मानव विकास क्या होता है? डेवलपमेंट। मात्रात्मक होता है, यानी कि क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, दोनों होते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? डेवलपमेंट की बात हो रही है भाई, ग्रोथ की बात नहीं हो रही। ग्रोथ किस में होता है? फिजिकल टर्म में होता है, यानी कि शरीर में बढ़ोतरी जब होती है, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो वो क्या है? ग्रोथ है, वृद्धि कहलाती है। विकास क्या है? गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती, मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? स्मृति, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। आपको तीनों में से बताना है कि मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी सम्मिलित हैं मानसिक विकास के अंतर्गत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति और चिंतन। स्मृति क्या होती है भाई? मेमोरी होती है, और चिंतन क्या होती है भाई? थिंकिंग होती है। अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन। तो ये क्या है? जो अभिप्रेरणा है ये मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हमने ऑप्शन ए को चूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मानव विकास, अब आप देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
पहला क्वेश्चन ये रहा मानव विकास के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया ये भी डेवलपमेंट से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में मानसिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास फिर क्या आ गया, मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, सारे के सारे। जो मानव विकास का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कैसा प्रक्रिया है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो विकास होता है। और प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि अलग अलग गति के हिसाब से, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट है एक समान गति से चलता रहता है, कभी ऊपर भी जाता है कभी नीचे भी जाता है। और वांछानुक्रम वातावरण की अंत्यक्रियाओं का सिद्धांत भी डेवलपमेंट है, तो इसलिए हमने सारे ऑप्शन चूज़ किए हैं। तो देख लो भाई, तीसरा क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट के टॉपिक से मिल गया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो सीडीपी के लिए। नेक्स्ट आता है सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक क्या है। फैक्टर्स दैट हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस क्या है, स्ट्रेस, तनाव या फिर रुचि। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर ए को हम चूज करेंगे। तनाव और थकान जो है क्या है, ये बाध्य कारक है, यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो कारक ऐसे हैं जो लर्निंग को रोकते हैं। भाई अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे, आप फटीग फील कर रहे हैं तो आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। बाकी रही बात इंटरेस्ट की, देखो अगर आपके पास इंटरेस्ट है लेकिन आपको स्ट्रेस्ड है और फटीग है तो आपका इंटरेस्ट भी काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 6 के साथ में। गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। जैविक प्रक्रिया है, ये सामाजिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है। तो भाई ये आप बता सकते हो बहुत अच्छे से, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है इसको। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव। संज्ञान का मतलब क्या होता है, मेंटल जितनी भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं वो संज्ञानात्मक यानी कि माइंड से रिलेटेड होती हैं। तो गणित कहाँ से हल होता है भाई, दिमाग से ही हल होता है। गणित के प्रश्न को हल करना या फिर किसी चीज़ को सोचना, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सीडीपी का 2023 का पेपर को हमने डिस्कस किया है पेपर 2 के लिए, तो वहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 2022 का पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2022 के भी टॉपिक देख लो सेम है, 2023 के भी टॉपिक सेम है, उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है। तो कौन सा है भाई जिसमें अमूर्त चिंतन करते हैं, तर्क का इस्तेमाल करते हैं। पियाजे की 4 स्टेजेस बताई थी, चारों स्टेजेस सामने रखी हैं भाई। मैंने एज भी बताई थी, कौन सी एज में कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संज्ञानात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा तर्क लगाने लगता है। और ये कौन सी अवस्था है जिसमें एडोलसेंस में चला जाता है यानी कि किशोरा अवस्था। आफ्टर 12 या 14 एज का जब बच्चा हो जाता है तो वो क्या होता है, वयस्क हो जाता है, किशोरा अवस्था में चला जाता है। यहाँ पर बच्चा कोई भी काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करता है, यहाँ पर बच्चा तर्क का इस्तेमाल करता है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था ये पियाजे की 4थी स्टेज है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इन पियाजे। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। थ्योरी नेक्स्ट फटाफट से पियाजे की भी मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। वाइगॉस्की की भी कराने वाला हूँ, कोहलबर्ग की भी कराने वाला हूं और इनके क्वेश्चंस भी रहेंगे भाई। इससे पहले मैं डिसेबिलिटी वाला सेक्शन कराऊंगा क्योंकि डिसेबिलिटी से भी आप देखना क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो देखो यहाँ से आपको सारी टॉपिक की समझ मिलती जा रही है कि हमें क्या पढ़ना है, किस पैटर्न में पढ़ना है। तो इसके बाद हम डिसेबिलिटी के बाद पियाजे लेने वाले हैं, देन वाइगॉस्की, देन कोहलबर्ग। तो फिलहाल क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जाते हैं। सृजनवादी उपागम का प्रयोग, बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, सतत आकलन का प्रयोग या कक्षा में की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। तो देखो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 20 का अभीष्ट उत्तर रहेगा। इसमें क्या ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शंस को लिया गया है, ए बी सी डी यानी कि सबको। सृजनवादी उपागम का प्रयोग, कई कंस्ट्रक्टिविज्म को पियाजे सपोर्ट करते हैं। चाइल्ड कंसिडर द चाइल्ड नॉलेज एंड लेवल ऑफ थिंकिंग, कि बच्चे की जो नॉलेज है उसके स्तर को लेकर चलते हैं पियाजे। एक
सतत रूप में एक असेसमेंट होता है, और टर्न द क्लासरूम सेटिंग इनटू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के बारे में भी इन्होंने बात करी है, यानी कि ये अन्वेषणों खोज विधि के बारे में बात करती है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं पियाजे के रिस्पेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते, यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है भाई? कि कोई विद्यार्थी है, ठीक है, वो इच्छा ही नहीं रख रहा है सीखने की, तो उसमें प्रभाव का नियम है, इफेक्ट का नियम है, या फिर नवीनता का नियम है, तत्परता का नियम है, या अभ्यास का नियम है? तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तत्पर ही नहीं है, तभी तो वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, थ्रोंगडाइन के द्वारा दिए गए हैं भाई ये सारे नियम, ध्यान रखना है। थ्रोंगडाइन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस भी पूछा गया है। ऐसे इन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट देके इसके लॉस के बारे में पूछ लिया, कई बार क्या लॉस दे देते हैं और फिर स्टेटमेंट पूछते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, तो ये सारे थ्रोंगडाइन्स के द्वारा दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं भाई? अनुकरण द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। सडनली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से आपको उसका सॉल्यूशन ध्यान आ जाता है, समझ आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि, यानी कि इनसाइट, लर्निंग बाय इनसाइट इसको बोलेंगे। देखो ठीक है, प्रैक्टिस तो नहीं बोलेंगे, अभ्यास के द्वारा तो सडनली नहीं आता, अभ्यास के द्वारा तो निरंतरता के रूप में आता है। ट्रायल एंड एरर, यानी कि करके सीखना, एक बार आपने किया नहीं किया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इमिटेशन, यानी कि अनुकरण करके भी नहीं सीख रहे, सडनली आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ तो था उसके बारे में, लेकिन आप उसके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, उसको पुनः याद नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आती है कि आपको सडनली उसका सोल्यूशन आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो ये किस प्रकार का चिंतन है भाई? सृजनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकिंग है, नवाचारी थिंकिंग है, समालोचनात्मक थिंकिंग है, या इमेजिनेटिव थिंकिंग है? क्या क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना कर रहा है भाई, और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो देखो यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा कि दो क्वेश्चन में तुलना कर रहा है कि कौन सा, दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो ये क्या क्रिटिकल थिंकिंग हो गई भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि कुछ डीप थिंकिंग जब आप करते हैं कि ए और बी में से क्या बेस्ट है, तो ये क्या गंभीर रूप से एक प्रकार का चिंतन जो होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंत्यक्रिया करता है, दूसरे की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वो किस प्रकार की बौद्धिक कौशल में अच्छा प्रदर्शन करता है? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इंटेलिजेंस वाले टॉपिक से लिया गया है ये क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा लिया गया है, यानी कि मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। कौन है इसके रचयिता, मतलब जो इन्होंने थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। तो यहाँ एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना लेता है, सामाजिक उसका वार्तालाप भी बहुत अच्छा है, तो ये संगीत में और अंतः म्यूजिकल और अंतर व्यक्तित्व, क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर बी, कि इसकी जो इंटेलिजेंस है वो संगीत में भी बहुत अच्छी है, और इंटरपर्सनल का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अच्छा वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना, वो इंटरपर्सनल कहलाता है। और इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब एक व्यक्ति खुद में ही डिस्कशन करता है, यानी कि ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, तो उसको इंट्रा बोलते हैं। जो दूसरों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, वार्तालाप करना पसंद करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटरपर्सनल। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो म्यूजिक में भी बहुत अच्छा है, दूसरों से बातचीत करने में भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में आपको बोला जा रहा है, देखो इंटेलिजेंस से भी यूटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आप रेडी कर लेना, ये भी मैं आपको थ्योरी वाले पार्ट में कराने वाला हूँ। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और टर्मन ने क्या दिया है वो आपको बताना है, और इस स्टर्नबर्ग ने क्या दिया है। तो ये क्या है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से
बुद्धि लब्धि वाले से, जिसमें IQ वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा से आ गया, बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस टेस्ट केवल उसी एज ग्रुप पर कर सकते हैं जिसके लिए बना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 12 साल का है, आप उस पर इंटेलिजेंस टेस्ट किस 20 साल की उम्र का इंटेलिजेंस टेस्ट आप करके उसकी बुद्धि को जांचना चाहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। उसी वर्ग के लिए आप प्रयोग करेंगे, यानी कि उसी आयु के लिए प्रयोग करेंगे जिसके लिए वो टेस्ट, बुद्धि का टेस्ट बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शिक्षा की प्रक्रिया के में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को। कि देखते हैं भाई, शिक्षार्थी केंद्र उपागम, सृजनवादी उपागम, या शिक्षक केंद्र उपागम, या ऑप्शन नंबर डी 14 का डी बोलता है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, क्या पूछा गया है कि हमें किसको केंद्र में नहीं रखना है, टीचर को केंद्र में नहीं रखना है। तो ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, शिक्षक केंद्रित उपागम आ रहा है। तो सी को तो बिल्कुल हटा दो यहाँ से, क्योंकि पूछा गया है कि बालक को केंद्र में रखा जाता है। तो देखो, बालक को केंद्र में रखने वाला कौन सा ऑप्शन है, शिक्षा केंद्र उपागम। इसके साथ साथ ऑप्शन बी क्या है, सृजनवादी उपागम। सृजनवादी का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बना के लेके आना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तकला लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह किस चीज़ का उदाहरण है, ये भी मैं आपको टॉपिक बता चुका हूँ भाई, कि मोटिवेशन से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2023 में भी रिपीट हुआ है, 2022 में भी रिपीट हुआ है। तो एक टीचर जो है एक बच्चे को उसकी नोटबुक में क्या दे रहा है, एक स्टार दे रहा है, यानी कि एक बढ़िया गुड नोट बना के दे रहा है। तो बच्चा उसमें पढ़ने में दिलचस्पी दिखा रहा है। तो ये किस प्रकार का एक उदाहरण है, ये है भैया बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है। तो 15 का राइट आंसर क्या है, इसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस CDP के प्रीवियस ईयर के, जो हम 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 2 का। अब रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो